नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज अकेडमी में। आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ पर्यावरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई थी और यह दूरी 34 किलोमीटर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से थाणे के बीच। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा अर्थात नवंबर से दिसंबर में लगता है और यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है। हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण भी है। इस तरीके इसका विकल्प हो जाएगा सोनपुर में। आइए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद, जिसको एनआईसी भी बोलते हैं, की स्थापना 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई। राष्ट्रीय सभा में लिए गए निर्णय के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद सांप्रदायिकता, जातवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करता है। इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा ए अर्थात 1961 में। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अगर इसकी बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 3 भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार कौन कौन से हैं? समानता अर्थात समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। इस तरीके से इसका विकल्प हो जाएगा 14 से 18। आइए आगे चलते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। वहाँ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से ही हो जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों है। इसका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा या फिर टुंड्रा प्रदेश? तो रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेंडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आता है। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेंडियर की खाल भी पहनते हैं और तथा भोजन के रूप में रेंडियर के मांस तथा दूध का भी उपयोग करते हैं। इसलिए इसका हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? अगर इसकी बात करें तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पूर्वी अफ्रीका में सवाना आता है, ब्राज़ील में काम्पास और वेनेजुएला में लानोस आता है। और शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो अर्जेंटीना में पंपास है, उत्तरी अमेरिका में प्रियरी और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। इसका हो जाएगा ए अर्थात कंपास। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यहाँ पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। और यूरोप में अगर यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया भी कहा जाता है, तो इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा बी अर्थात एशिया। आइए आगे चलते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में या थार मरुस्थल में? तो थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है जो पश्चिम में नैनीताल अर्थात उत्तराखंड से लेकर पूर्वी में देवरिया जनपद तक फैला हुआ है। ये हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार भी मनाते हैं और यह दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये विवादित क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें तो जो आयोग ने इसका उत्तर ए और बी दोनों माना है, तो ये दोनों हो जाएगा। ये विवादित प्रश्न है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। अगर भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है और इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। इसका विकल्प हो जाएगा बी
अर्थात छत्तीसगढ़ में। आइए आगे चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में या लोकसभा में? अगर इसकी बात करें तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। इस संस्था में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, अर्थात इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो 1/3 से कम न हो। इसके अतिरिक्त पंचायतों के अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा सी, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं में। और किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख, जिसको संवैधानिक मुखिया भी कहते हैं, होता है। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधा चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र के माध्यम से होती है। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 आर्हताएँ निर्धारित की हैं, जैसे उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसका विकल्प हो जाएगा सी, अर्थात 35 वर्ष। आइए आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 का स्मरण करते हुए सही कोड चुनें। अगर इसकी बात करें तो जो भारतीय संघ है, प्रधानमंत्री, राज्य, राज्यपाल, नगर निगम, मेयर, ग्राम पंचायत में सरपंच होता है। तीसरे के इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी, अर्थात 1, 3, 4, 2। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अनुच्छेद 356 का प्रथम आयोग 1959 में केरल में हुआ था। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य की संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो, अर्थात इसका विकल्प हो जाएगा ए, केरल 1959। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो अगर इसकी बात करें तो नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है और यह प्रायः 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। तो हर नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जिसे मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम शहर में निजी मकान या जमीन पर गृह कर लगता है और नगर निगम चुंगी कर भी लगा सकती है। इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स या कर ले सकती है, जैसे फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस या नौटंकी आदि पर। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, अर्थात उपरोक्त सभी। आइए आगे चलते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह कौन सा है? अगर पानी में तैरने वाला एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय जो खरपतवार होता है वो है जलकुंभी। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है और जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मछलियां मर जाती हैं। और जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूल और पत्तियों का लाया गया था। बाद में से बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो विकल्प हो जाएगा एरकोनिया क्रॉन्सिपस, अर्थात जलकुंभी। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, तो विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है। विषाणु के अजैविक लक्षणों की बात की जाए तो विषाणु को बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की तरह बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है, फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं। विषाणु के जैविक लक्षण की बात करें तो वायरसों में माप, आकृति एवं संरचना के लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीव की भांति निश्चित एवं अस्थायी होता है तथा सजीव तंत्रों के संगठन में भाग लेने वाले विविध पदार्थों में से ही 2 प्रमुख पदार्थों के बने होते हैं। इस तरीके से इसका विकल्प हो जाएगा सी। आइए आगे चलते हैं। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, इथाइलिन। इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। यह हार्मोन इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। इस तरीके से इसका विकल्प हो जाएगा इथाइलिन। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, विब्रियो, एजिटोबैक्टर। अगर इसकी बात करें तो क्लास्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव रॉड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक जैसे नाइट्रोजन बदल देते हैं।
जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, जबकि राइजोबियम सहजीवी के रूप में लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। इन जीवाणुओं में भी वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की सामर्थ्य होती है। इस तरीके से इसका विकल्प हो जाएगा बी क्लास्ट्रीडियम। आइए आगे चलते हैं। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? तो वाटसन एवं किक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था उसे अब बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए सभी कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। इस तरीके से इसका विकल्प हो जाएगा बी डीएनए। निम्न से कौन से अचल जीव का उदाहरण है? लीच, काइटन, इक्नस, यूप्लेक्टेला। तो दोस्तों यूप्लेक्टेला पेरिफोरा संघ का जंतु है। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होता है तथा किसी दृढ़ आधार के चिपके रहते हैं। इसे वीनस की फूलों की टोकरी भी कहते हैं। इसका विकल्प हो जाएगा डी अर्थात यूप्लेक्टेला। आगे बात करते हैं प्रोटीन अणुओं की इकाई है। अमीनो अम्ल प्रोटीनों के निर्माण की इकाई होते हैं। प्रोटीनों में एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होता है। लगभग 20 एमिनो अम्ल प्रायः सभी प्रोटीनों में पाए जाते हैं। एमिनो एसिटिक अम्ल सबसे सरल एमिनो अम्ल है। इस अम्ल को ग्लाइसिन भी कहते हैं। इसका विकल्प हो जाएगा बी अर्थात अमीनो अम्ल। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? अगर इसकी बात करें तो तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है या जंतु कोशिका में केंद्र के समीप कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तारक काय के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक को सेंट्रियोल और दूसरे को सेंट्रोस्फियर कहते हैं। सेंट्रोस्फियर कोशिका विभाजन में मदद करता है, जबकि लवक, तिक्तिकाएं तथा सेलुलोज कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका विकल्प हो जाएगा आंसर सी तारक काय। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत या फिर अग्नाशय। अगर इसकी बात करें तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली और पेशी थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है। यह विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार स्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य भी होता है। इसका विकल्प हो जाएगा सी अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि यकृति। विकल्प सी होगा यकृति। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है मोर, गौरैया, तोता, सारस, क्रेन। तो अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों की बात करें तो राजकीय पशु बारहसिंगा होता है, राजकीय पक्षी सारस होता है, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प पलाश होता है। जबकि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। तो विकल्प हो जाएगा डी अर्थात सारस, क्रेन। आगे चलते हैं। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? अगर पूर्वा की बात करें तो पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। इसके अलावा ग्राम फार्म स्टेट भी ग्रामीण अधिवास के अंदर आता है। पूर्वा अधिवास गांव में कई छोटी इकाइयों में प्राकृतिक रूप से बसे रहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ग्रामीण। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, अपलेसियन, किलिमंजारो, अरावली। तो इसमें हो जाएगा किलिमंजारो। तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत भी है। अगर जो आधार से 5882 मीटर भी ऊंचा है तो हो जाएगा किलिमंजारो। आगे बात करते हैं। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है गोवा तट, मुंबई तट, गंगा डेल्टा या फिर कच्छ तट। तो एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है। यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसमें गुफा मंदिर एलिफेंटा गुफा है जिसे चट्टानों से उकेरा भी गया है। तो हो जाएगा मुंबई तट। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये वन क्षेत्र में विस्तारित हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में साल, सागौन, आबनू, शीशम, चंदन, पीपल, शाहतूत, अर्जुन आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। आइए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है। अगर इसकी बात करें तो कार्बी एंग्लोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई 300 से लेकर 400 मीटर तक होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी प्रायद्वीपीय पठार का। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो आपको कैसा लगा देख करके कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।